प्रिय विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स से संबंधित आज हम पढ़ने जा रहे हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और इसके बाद में पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण और भविष्य की अवधारणा। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है? तो कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का विवेचन अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किया है। मार्क्स ने पूंजीवाद का विशद अध्ययन किया था और उसने पूंजीवाद के संबंध में उसका एक महत्वपूर्ण विचार अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। इसे हम समझने से पहले मूल्य के श्रम सिद्धांत को समझते हैं। मूल्य का श्रम सिद्धांत क्या है? मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु के साथ दो प्रकार के मूल्य की बातें जुड़ी हुई होती हैं, उपयोग मूल्य यूज वैल्यू और विनिमय मूल्य एक्सचेंज वैल्यू। व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर उसका उपयोग मूल्य निर्धारित होता है। जैसे प्यासे के लिए पानी का निश्चित रूप से बहुत अधिक उपयोग मूल्य है, जबकि एक अन्य व्यक्ति के लिए जो प्यास का अनुभव नहीं कर रहा है उसके लिए पानी का कोई उपयोग मूल्य नहीं है। विनिमय मूल्य का प्रश्न तब उपस्थित होता है जब किसी वस्तु को बाजार में बेचा जाता है। जिस मूल्य पर खरीदार विक्रेता से उस वस्तु को खरीदता है उसे हम विनिमय मूल्य कहते हैं। जैसे 1 टन गेहूं के बदले 2 थान कपड़ा या 1000 रुपये की धनराशि प्राप्त की जाती है, तो ये 1 टन गेहूं का विनिमय मूल्य है। मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था की विवेचना की दृष्टि से विनिमय मूल्य का ही महत्व है। सभी वस्तुएं बाजार में बेची और खरीदी जाती हैं। इससे ये स्पष्ट है कि कोई ऐसा सामान्य तत्व अवश्य है जो इन सभी वस्तुओं में विद्यमान रहता है। यह तत्व श्रम हो सकता है जो सभी वस्तुओं में न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान है। अतः किसी वस्तु का विनिमय मूल्य मानव श्रम की उस मात्रा से निर्धारित होता है जो किसी विशेष समाज में उसके निर्माण के लिए खर्च किया जाना आवश्यक है। यही मूल्य का श्रम सिद्धांत है। अब है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अपने मूल्य के श्रम सिद्धांत के आधार पर मार्क्स ने महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं। उसका विचार है कि प्रत्येक मूल्य का वास्तविक मूल्य उस पर खर्च किए गए केवल श्रम के अनुसार होता है, किंतु बाजार में यह वस्तु काफ़ी ऊंचे मूल्य पर बेची जाती है और उसके बेचने से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त धन पूंजीपतियों के द्वारा अपने पास रख लिया जाता है। मार्क्स का कथन है कि पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया धन ही अतिरिक्त मूल्य है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में ये उन दो मूल्यों का अंतर होता है जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में ये वह मूल्य है जिसे पूंजीपति मजदूर के श्रम से प्राप्त करता है, जिसके लिए उसने मजदूर को कोई मूल्य नहीं चुकाया है। मैक्सी के शब्दों में यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति श्रमिकों के खून पसीने की कमाई पर पथकर के रूप में वसूल करता है। उदाहरण के लिए किसी फैक्ट्री में यदि एक मजदूर एक साड़ी बनाता है तो उसे 6 रुपये मिलते हैं और मान लीजिए उस साड़ी में लगने वाली सामग्री की कीमत 8 रुपये है, किंतु ये साड़ी बाज़ार में 20 रुपये में बिकती है। इस प्रकार लागत मूल्य 14 रुपये निकाल देने के बाद 6 रुपये एक ऐसा अतिरिक्त मूल्य है जिसे पूंजीपति बिना किसी प्रकार का परिश्रम किए बिना ही प्राप्त कर लेता है। कार्ल मार्क्स का मत है कि यह अतिरिक्त मूल्य वस्तुतः श्रमिकों के श्रम का ही परिणाम है। इसलिए न्याय की मांग है कि वह उसे ही प्राप्त होना चाहिए। चूँकि श्रमिक लोग वर्तमान उत्पादन व्यवस्था में उत्पादन के साधनों के स्वामी नहीं होते, इसलिए उन्हें उनके श्रम से उत्पन्न ये अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता तथा वह उन पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया जाता है जो उन साधनों के स्वामी होते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा इस प्रकार अतिरिक्त मूल्य का हड़प लिया जाना आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था का बड़ा अन्याय है तथा इस व्यवस्था में श्रमिकों की स्थिति दासों से नाम मात्र के लिए ही अच्छी है। दासों तथा श्रमिकों की स्थिति में यदि कोई अंतर है तो यही है कि दास प्रथा में दास व्यक्ति को दासता के कारण उसके उचित पारिश्रमिक से वंचित रखा जाता है और आधुनिक अर्थव्यवस्था में श्रमिक अपनी असहाय दशा से बाध्य होकर पूंजीपतियों के साथ ऐसी शर्त पर नौकरी करने के लिए राजी हो जाता है कि उसे अपने श्रम को उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता, क्योंकि श्रमिकों के पास उत्पादन के साधनों को खरीदने की शक्ति नहीं होती। वे बाध्य होकर अपना श्रम पूंजीपतियों को नाम मात्र की कीमत पर बेच देते हैं तथा इस प्रकार उनके श्रम से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य पूंजीपतियों की जेब में चला जाता है। अब इस सिद्धांत की आलोचना। नंबर 1, श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं। मार्क्स ने आर्थिक व्यवस्था के संबंध में श्रम को ही वस्तु के मूल्य का एकमात्र व अंतिम निर्धारक तत्व माना है और ये प्रतिपादित किया है कि पूंजीपति जिसे लाभ कहते हैं वह श्रम का अतिरिक्त मूल्य है। किंतु मार्क्स का ये विचार त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि श्रम की अतिरिक्त भूमि, पूंजी
प्रबंध व साहस के द्वारा भी उत्पादन के साधन के रूप में कार्य किया जाता है। इसलिए लाभ को केवल श्रम का अतिरिक्त मूल्य न कहकर यदि इन सभी साधनों का परिणाम कहा जाए तो अधिक तर्कसंगत होगा और औचित्यपूर्ण होगा। इस प्रकार मार्क्स के सिद्धांत का मूल विचार गलत है और उस पर आधारित उसका सिद्धांत भ्रांतिपूर्ण है। दूसरा है पूंजीपतियों द्वारा किए जाने वाले अनेक व्ययों का उल्लेख नहीं। मार्क्स के द्वारा इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया है कि वस्तुओं के उत्पादन में पूंजीपति को श्रमिक के अतिरिक्त अन्य अनेक बातों पर धनराशि व्यय करनी पड़ती है। मिल मालिकों को कारखाने के सुधार, मशीनों की घिसावट, श्रमिकों को उत्तम जीवन, बेकारी के बीमे, बोनस आदि देने में धनराशि देनी पड़ती है। ये समस्त व्यय मार्क्स के कथित अतिरिक्त मूल्य से ही होता है। नेक्स्ट है सिद्धांत अस्पष्ट और अतिरंजित। मार्क्स के सिद्धांत का एक बड़ा दोष यह है कि वह इसमें मूल्य, वैल्यू और कीमत, प्राइस आदि शब्दों का प्रयोग मनमानी अतिरंजित ढंग से करता है। उसने अपने ग्रंथों में मूल्यों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, किंतु जैसा कि अलेक्जेंडर ग्रे कहते हैं, कोई भी हमें ये नहीं बता सकता कि मूल्य से मार्क्स का वास्तव में क्या अभिप्राय था। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा मिल मालिक और सामान्य मजदूरों का जिस रूप से वर्णन किया गया है उससे वे वर्तमान वास्तविक जगत के नहीं वरण कल्पना लोक के प्राणी लगते हैं। मार्क्स की विचारधारा कितनी अतिरंजित है वह केवल इस बात से स्पष्ट हो जाएगा कि मजदूर दुगने या तिगुने कर दीजिए, मुनाफा भी स्वयं में भी दुगना या तिगुना हो जाएगा। कैसे किसी प्रकार की कुशलता, प्रबंध, संगठन या योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है मानसिक श्रम की उपेक्षा। मार्क्स ने केवल शारीरिक श्रम को ही श्रम माना है और मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। वस्तुतः तकनीकी ज्ञान, प्रबंध पटुता और व्यावसायिक कुशलता वस्तुओं के निर्माण और तैयार वस्तुओं के लिए उपयुक्त बाजार ढूंढने में महत्वपूर्ण योग देते हैं। उद्योगों से प्राप्त होने वाला लाभांश बहुत कुछ सीमा तक इन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है सिद्धांत विरोधाभास युक्त है। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में अनेक विरोधाभास भी देखे जा सकते हैं। मार्क्स एक और तो कहता है कि पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य अथवा लाभ के लिए नई मशीनें लगाता है, किंतु दूसरी ओर वह यह भी कहता है कि मशीनों, कच्चे माल आदि से कोई अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं होता। अतिरिक्त मूल्य केवल श्रमिकों से ही मिलता है। मार्क्स के दोनों ही विचार परस्पर विरोधी हैं। इसके अतिरिक्त यदि अतिरिक्त मूल्य श्रम से ही मिलता है और नई तथा अधिक मशीन लगाने से उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाती, तो पूंजीपति अधिक मशीन लगाकर श्रमिकों की संख्या में कमी करने का प्रयत्न क्यों करता है। मार्क्स का ये कथन भी ठीक नहीं है कि अतिरिक्त मूल्य से स्वतः नई पूंजी बनती चली जाती है। यदि ऐसा होता तो कंपनी को ज़्यादा ब्याज पर ऋण लेने और कंपनी के हिस्से बेचकर नई पूंजी प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना होता। मार्क्स वास्तव में इस प्रकार के परस्पर विरोधी विचारों में उलझ गया है। नेक्स्ट है सिद्धांत आर्थिक कम प्रचारात्मक अधिक। वास्तव में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आर्थिक होने की अपेक्षा प्रचारात्मक अधिक है, क्योंकि इसका उद्देश्य वस्तु के मूल्य के कारण ही विधिवत विवेचना नहीं वरन पूंजीपति व्यवस्था में श्रमिक वर्ग के साथ किए जाने वाले अन्याय का प्रकार है। कैरियू हंट कहते हैं कि मार्क्स का ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसी भी रूप में मूल्य का सिद्धांत नहीं है, ये वास्तव में शोषण का सिद्धांत है, जिसके द्वारा ये दिखाने की चेष्टा की गई है कि साधन संपन्न वर्ग सदैव ही साधनी वर्ग के श्रम पर जीवित रहता है। मैक्सवियर ने माना है कि इस विचार को स्वीकार करना संभव है। मार्क्स का सिद्धांत आर्थिक सत्य के स्थान पर राजनीतिक और सामाजिक नारेबाजी है। अब है पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण और उसके भविष्य के संबंध में धारणा। नंबर 1 है पूंजी के केंद्रीकरण का सिद्धांत। पूंजीवादी अर्थतंत्र की एक विशेषता है कि इसके अंतर्गत पूंजी की निरंतर वृद्धि अतिरिक्त मूल्य के कारण होती है और इनके बल पर पूंजी के केंद्रीकरण की क्रिया जारी रहती है। इस बढ़ती हुई पूंजी के कारण वस्तुओं का अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन होने लगता है और बाजार में प्रतियोगिता बढ़ती जाती है। बड़े उद्योगों के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं का लागत मूल्य कम होता है और छोटे तथा मध्यम वर्गीय उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का लागत मूल्य अपेक्षाकृत अधिक। इसलिए बाजार में छोटे और मध्यम श्रेणी के पूंजीपतियों द्वारा उत्पादित वस्तुएं बड़े पूंजीपतियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतियोगिता नहीं कर पाते। इस गलाकाट प्रतियोगिता में छोटे पूंजीपति पराजित हो जाते हैं, उनकी मिलें बंद हो जाती हैं या बिक जाती हैं और इस तरह पूंजी का गिने चुने हाथों में ही केंद्रीकरण हो जाता है। दूसरी बात आती है श्रमिक वर्ग की निरंतर बढ़ने वाली निर्धनता और कष्टों का सिद्धांत। इस पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी के केंद्रीकरण के साथ साथ श्रमिक वर्ग की निर्धनता और उनके कष्ट बढ़ते ही जाते हैं। पूंजी में वृद्धि के साथ साथ उद्योग के नवीनीकरण की प्रक्रिया में मानवीय श्रम का स्थान मशीनें ले लेती हैं और श्रमिकों
में बेकारी बढ़ती जाती है। अधिक पूंजी, अधिक उत्पादन और अधिक उपयोगिता की इस प्रक्रिया में पूंजीपति अधिक अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करने के लिए श्रमिकों की मजदूरी कम कर देते हैं। इस प्रकार मजदूर वर्ग का अधिकाधिक दमन, अधपतन और शोषण होने लगता है और इनसे उनका असंतोष उग्र से उग्रतर होता जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक संकटों की पुनरावृत्ति का सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की प्रकृति ही ऐसी है कि उसके अंतर्गत आर्थिक संकट उत्पन्न होने अवश्यंभावी है। इस पूंजीवादी व्यवस्था में समय समय पर अति उत्पादन, ओवर प्रोडक्शन और न्यून उत्पादन, अंडर प्रोडक्शन के संकट उत्पन्न होते हैं, जिसका सर्वाधिक दुष्परिणाम श्रमिक तथा अन्य वर्गों को ही भुगतने पड़ते हैं। नेक्स्ट है पूंजीवाद के अंत की अवश्यंभावना का सिद्धांत। पूंजीवादी व्यवस्था के इस विश्लेषण के आधार पर मार्क्स इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पूंजीवाद का अंत अवश्यंभावी है। सामाजिक विकास के जिन नियमों के अनुसार आदिम साम्यवाद, दास व्यवस्था और सामंती व्यवस्था का नाश हुआ है, वही नियम पूंजीवाद के मूल में काम कर रहे हैं और उसका भी अंत अवश्यंभावी है। जिन प्रवृत्तियों के कारण पूंजीवाद का अंत होगा उनमें प्रमुख हैं उद्योगों का स्थानीयकरण और पूंजीपतियों द्वारा अपनी वस्तुओं का विश्व बाजार बनाने की इच्छा। पूंजीवाद में एक ही स्थान पर अनेक उद्योगों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है और इसके कारण श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या एक स्थान पर केंद्रित हो जाती है, जिससे श्रमिकों का संगठित होना और उनके द्वारा पूंजीपतियों को विरोध कर सकना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए पूंजीपति की इच्छा समस्त विश्व में अपनी वस्तुओं का बाजार बनाने की होती है। इससे विश्व के श्रमिकों के बीच आदान प्रदान बढ़ता है, उनकी एकता तथा शक्ति में वृद्धि होती है तथा श्रमिकों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना संभव हो जाती है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक और तो आर्थिक संकटों के कारण पूंजीपतियों की स्थिति असुरक्षित हो जाती है तथा दूसरी ओर अनेक कारणों से श्रमिकों की संख्या तथा उनके दुखों में वृद्धि होती जाती है। ये तथ्य उन्हें एकता और संगठन की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और उनका संगठन विश्वव्यापी हो जाता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में जब समस्त धन थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो जाता है तो श्रमिकों के लिए उनके विरुद्ध सफल विद्रोह करना सरल हो जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब पूंजीवाद को समाप्त कर उनके स्थान पर श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना कर ली जाती है। अब आलोचना। नंबर 1 बात है कि मार्क्स की ये बात है कि पूंजीवादी व्यवस्था की भीषण प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप मध्यम श्रेणी की और छोटे पूंजीपति समाप्त हो जाते हैं, सत्य सिद्ध नहीं हुई है। 19वीं सदी के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में संयुक्त पूंजी कंपनियों का विकास हुआ है, जिसके हिस्से छोटे छोटे पूंजीपति, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के व्यक्ति सभी खरीद लेते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसे कहते हैं। वर्तमान समय की पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत बड़े पूंजीपतियों द्वारा छोटे पूंजीपति को समाप्त किए जाने के स्थान पर बड़े पूंजीपतियों और छोटे पूंजीपतियों को साथ साथ रहने और उनके बीच अच्छे संबंध होने की बात लिखी गई है। दूसरा, मार्क्स के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग की बढ़ती हुई निर्धनता और उसके बढ़ती हुई कष्टों को उल्लेख किया गया है, जबकि वस्तुस्थिति यह है सबसे अधिक पूंजीवादी और औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों में श्रमिक वर्ग निर्धनता के स्थान पर संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। इन पूंजीवादी राज्यों द्वारा लोक कल्याण की धारणा को अपनाकर श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, बेकारी भत्ते और स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। आज विकसित देशों के इन श्रमिकों के पास अनेक आरामदायक साधन हैं। इन सबके अतिरिक्त यद्यपि इन देशों में धन की असमानता है, किंतु उन असमानताओं ने श्रमिक वर्ग में तीव्र वर्ग विद्वेष की भावनाओं को जन्म नहीं दिया है। नेक्स्ट बात है, मार्क्स की भविष्यवाणी की औद्योगिक तथा तकनीकी ज्ञान के विकास से सर्वारा वर्ग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी, सत्य सिद्ध नहीं हुई है। विश्व के बड़े पूंजीवादी देशों में सर्वारा वर्ग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने के स्थान पर कमी हुई है। वास्तव में औद्योगिक विकास के साथ साथ तो मध्यम वर्ग जिसके भविष्य के संबंध में मार्क्स नहीं सोचता था, का महत्व बढ़ता जा रहा है। तकनीकी ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ लिपिकों, पर्यवेक्षकों, अध्यापकों, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और कारखाना के प्रबंधक वर्ग की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, मार्क्स के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक संकटों की पुनरावृत्ति की बात कही गई है, लेकिन वास्तव में यह है कि 1929-30 के बाद आर्थिक संकट के बाद अब तक इस प्रकार का कोई संकट नहीं आया है। पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लिए जाने के कारण इस प्रकार के आर्थिक संकटों की आशंका निश्चित रूप से कम हो गई है। लास्ट पॉइंट है, मार्क्स के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था के पूर्ण पतन की बात कही गई है, लेकिन उसके द्वारा इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया है कि पूंजीवाद में अपने आप को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार ढालने की अपार क्षमता है। 20वीं सदी का पूंजीवाद 19वीं सदी के पूंजीवाद से भिन्न अवश्य है, किंतु पूंजीवाद का पूर्ण पतन न होकर उसके स्थान पर सर्वारा वर्ग के अधिनायकवाद की ही स्थापना होगी।
इस बात की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। तो ये कार्ल मार्क्स से संबंधित सिद्धांत थे और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।